हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम धर्मवीर भारती के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध किया है। तो आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, धर्मवीर भारती के जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में अतरसुया नामक मोहल्ला था जहां पर इनका 1926 में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल था, परंतु इन्हें पिता का स्नेह बहुत ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया क्योंकि इनके बचपन में ही इनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया था। इनकी माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही डीएवी हाई स्कूल में हुई थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने हिंदी विषय में एमए किया था। इन्होंने इसी विषय पर पीएचडी जो कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इन्होंने की और सिद्ध साहित्य पर इन्होंने पीएचडी करी और ये उपाधि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने प्राप्त की। यानी इनकी जो सिद्ध साहित्य पर पीएचडी है उसके इन्होंने जो मार्गदर्शन के लिए जिसको चुना वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे और उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने अपना ये शोध साहित्य या शोध कार्य पूरा किया। इसके बाद इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 4 सितंबर सन 1997 में इस महान साहित्य लेखक का निधन हो गया। तो ये इनके जीवन के बारे में था। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था और इनका शिक्षा इनकी कैसी रही। अब आगे हम जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। देखिए, वैसे तो इन्होंने बहुत सारा लेखन कार्य किया है हिंदी विषय में या हिंदी भाषा के अंतर्गत, लेकिन इसमें से हम यहाँ प्रमुख साहित्य की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो काव्य संग्रह के रूप में ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, मेरी वाणी, गैरिक वसना, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इसमें से जो कनुप्रिय है ये धर्मवीर भारती जी की एक भावात्मक रचना है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें अस्तित्ववादी दर्शन को महत्व दिया गया है। इसके बाद इनका जो नाटक है अंधा युग, ये भी एक प्रसिद्ध इनकी रचना है धर्मवीर भारती की। इस अंधा युग नाटक का जो कथानक है ये महाभारत पर आधारित है। इसमें 18वें दिन के युद्ध की संध्या का वातावरण है। कौरव और पांडव युद्ध का क्या उसका निष्कर्ष रहा और युधिष्ठिर के शासन काल में श्री कृष्ण का आरोहण आदि घटनाएं अंधा युग में ली गई हैं। अगर उपन्यासों की अगर इसकी बात करें तो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है इस पर केंद्रित करके एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। इस उपन्यास में निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और अनैतिकता का चित्रण इसमें किया गया है। यानी एक निम्न मध्यम वर्ग का जीवन कैसा होता है वो सूरज का 7वां घोड़ा में है और इसको आधार बनाकर एक फिल्म का भी निर्माण किया जा चुका है। जो गुनाहों का देवता है ये एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। इनके निबंधों की अगर बात करें तो कहनी अकहनी, ठेले पर हिमालय, साहित्य, विचार और स्मृति इनके प्रमुख निबंध हैं। रिपोर्ताज में ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी, ये इनका प्रसिद्ध रिपोर्ताज है। यानी रिपोर्ट जहां किसकी, ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी की। तो इसमें ब्रह्मपुत्र को मुख्य आधार बनाकर ये रिपोर्ताज इन्होंने लिखा है। एकांकी, नदी प्यासी थी, बहुत ही प्रसिद्ध इनका एकांकी है, नदी प्यासी थी। तो ये धर्मवीर भारती की रचनाओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने काव्य संग्रह, फिर उसके बाद नाटक हैं, फिर उपन्यास, निबंध, रिपोर्ताज और एकांकी। ये इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान देती हैं। इसके बाद इनके संपादन कार्य की अगर बात करें तो इन्होंने लेखन के साथ साथ पत्रों के संपादन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सबसे पहले है धर्मयुग, निकष और संगम। ये 3 इनके महत्वपूर्ण पत्र हैं जिनमें इन्होंने संपादन का कार्य किया और हिंदी विषय से संबंधित अपने लेख भी इनमें छपवाए और अन्य जो संपादन का कार्य है वो भी कुशलता से इन्होंने संभाला।
तो ये इनके 3 प्रमुख संपादन कार्य से जुड़े हुए पत्र हैं जिनमें इन्होंने संपादन कार्य किया है। इसके बाद अगर देखिए इनके साहित्य की विशेषताएं, देखिए इनके साहित्य में वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन हम उनको मुख्य रूप से यहाँ कुछ भागों में बांटकर उनका वर्णन करेंगे। जिससे सबसे पहले आती है रोमानियत की भावना। रोमानियत की भावना के अंतर्गत इनका जो प्रेम है वो केवल छायावादी काव्य पर आधारित प्रेम नहीं है, अपितु इनके प्रेम में अगर हम देखें तो जैसे छायावादी काव्य में अतीन्द्रियता है, यहाँ पर अतीन्द्रियता नहीं है, अपितु बाह्य और मांसल प्रेम की उन्होंने आधार बनाया है। इसके अंतर्गत रोमानियत के अंतर्गत उन्होंने संघर्ष और यथार्थ जीवन को भी रोमानी दृष्टि से ही देखने का प्रयास किया है। इनकी जो रोमानियत से जुड़ी हुई कविताएं हैं उनमें जैसे अगर हम बात यहाँ पर करें तो बादलों की पांत है या इन फिरोजी होठों पर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें नारी सौंदर्य का मानसल चित्रण देखने में मिलता है। इनके काव्य में नारी सौंदर्य का उदात्त और उद्दीपन, इस प्रकार के भावों को इन्होंने अपने काव्य में समाहित किया है। तो इनके अगर काव्य की बात करें तो उसमें रोमांस और प्रेम जो कि मांसल है या बाहरी है वो इनके काव्य में देखने में मिलता है। फिर हमारा दूसरा इसमें पॉइंट आता है परंपरागत जीवन मूल्यों में अनास्था। अगर हम यहाँ पर धर्मवीर भारती जी की बात करें तो वो परंपरागत जीवन मूल्य जो पहले से चले आ रहे हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं, उसमें बदलाव की इच्छा रखते हैं। ये उनके विरोध में स्वर उठाते हैं और उनमें परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निराशा और पराजय की भावना। देखिए इनका जो मुख्य काव्य का स्वर है उसमें हमें निराशा और पराजय की भावना स्पष्ट रूप से देखने में मिलती है। कहीं पर ईश्वर के प्रति अनास्था का चित्रण हुआ है, कहीं पर जीवन के प्रति अनास्था और निराशा का चित्रण हुआ है। वहीं पर इनके काव्य में अगर देखें तो किस प्रकार परिस्थितियों से मानव पराजित हो जाता है, किस प्रकार उसके जीवन में अनेक समस्याएं आती है, जैसे कि अंधा युग में इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार पराजय की भावना वहां पर प्रबल है। फिर अगर प्रकृति चित्रण की बात करें तो जो प्रकृति है वो इनके काव्य को समृद्ध करते हुए नजर आती है। प्रकृति में भी रोमानियत की भावना या प्रकृति को भी इन्होंने रोमानी दृष्टि से देखा है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना के साथ साथ प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप में चित्रण किया है, जो इनके काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप में मुख्य रूप से चित्रण किया है। इसके साथ साथ कवि के जो भाव हैं वो प्रकृति से जुड़कर उसकी कल्पना से मेल खाकर वो रोमानी हो उठते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कर्म योग का महत्व। जो कवि है ये कर्म को प्रधान मानते हैं। हम अगर कर्म को करेंगे तो ही हम अपने जीवन संघर्ष में आगे बढ़ सकते हैं, निराशा में आशा की किरण ढूंढ सकते हैं। तो ये कर्म योग को महत्व देते हैं। निराशा के भाव तो इसमें है, लेकिन निराशा के साथ साथ उसे आशा में बदलने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये कर्म को महत्व देते हैं कि हम कर्म करेंगे तो ही हम निराशा से आशा में परिवर्तन ला सकते हैं, निराशा को दूर भगा सकते हैं या जीवन में आने वाले संघर्ष का हम सामना कर सकते हैं। उसके बाद आता है निर्माण का स्वर। जो कवि धर्मवीर भारती जी हैं ये नव निर्माण की बात करते हैं। ये बुरी परिस्थितियों में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उत्साह को कम होने देना नहीं चाहते और ये समाज से भी ऐसे ही उपेक्षा करते हैं, ऐसा ही अनुरोध करते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों के सामने स्वयं को निराश ना माने, स्वयं को हारा हुआ थका हुआ ना माने, अपितु वो उस विपरीत परिस्थितियों में भी निर्माण की तरफ चले, नव निर्माण की बात करें। इनका नवनिर्माण का जो विचार है, इनकी जो कविता है थके हुए कलाकार से, फूल मोमबत्तियां और टूटे हुए सपने, ये सब ऐसी कविताएं हैं जो प्रेरित करती है व्यक्ति को नवनिर्माण की ओर। इसके बाद अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो धर्मवीर जी की जो भाषा है वो भावपूर्ण खड़ी बोली है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दावली के भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, देशज और विदेशज शब्द भी आए हैं। इसके साथ साथ शैली की दृष्टि से अगर देखें तो प्रसाद गुण इनके भाषा का प्रमुख गुण है। प्रसाद गुण को प्रखर करने के लिए इन्होंने अपने काव्य को समृद्ध करने के लिए उसमें नए नए उपमान और प्रतीकों का भी खुलकर प्रयोग किया है।
और इसके साथ साथ अगर शैली की बात करते हैं तो इसमें चित्रात्मकता है, वर्णनात्मकता है, या कहीं पर भी कहीं कहीं हमें आत्मकथात्मक शैली भी देखने में मिलती है। इसके साथ साथ प्रतीकात्मक रूप का इन्होंने अपने काव्य में विशेष प्रयोग किया है, यानी प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। फिर उसके साथ साथ वो हमारे परंपरागत जो मूल्य है उन पर विचार व्यक्त करते हैं, पराजय की भावना पर विचार व्यक्त करते हैं, कैसे मानव निराशा से घिरा हुआ है और उसे किस प्रकार आशा की ओर जाना है, इस पर विचार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर विचारात्मक भाव भी प्रखर हैं, जो शैली की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन सब के साथ साथ इनके लेखन में इनके भाव जुड़े हैं। व्यक्तिगत भावों को अपने अनुभवों से जोड़कर इन्होंने अपने काव्य का लेखन किया है। तो यहाँ पर भावात्मक और आत्मकथात्मक शैली भी महत्वपूर्ण है या प्रमुख है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनके काव्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहली हमने करी रोमानियत की भावना, यानी इनके काव्य में प्रेम का भाव है, और वो प्रेम छायावाद से प्रभावित नहीं है, अपितु बाहरी और मानसल प्रेम इनके काव्य में देखने में मिलता है। फिर ये परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हमारे जीवन मूल्य है उनमें बदलाव चाहते हैं, उनमें इनकी विशेष आस्था नहीं है, उसमें अनास्था है। ये उन जीवन मूल्यों को समय के अनुसार बदलना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें देखा कि निराशा और पराजय की भावना इसमें प्रखर है, लेकिन इस निराशा और पराजय की भावना के साथ जुड़े रहना नहीं चाहते, अपितु कर्म योग को महत्व देते हैं कि हम कर्म करके निराशा और पराजय के भावों से आगे बढ़ सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी हम उनका सामना कर सकते हैं। इसके साथ साथ निर्माण का स्वर भी इसी भाव से जुड़ा हुआ है कि ये नव निर्माण की बात करते हैं कि मानव को अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए, अपितु नए निर्माण की ओर जाना चाहिए या नव निर्माण की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में बदलाव लाया जा सके। और अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में रोमानियत के भाव है। यहाँ पर प्रकृति की को अगर देखें तो उद्दीपन और अलंकारिक रूप से, विशेष रूप से प्रकृति का इन्होंने अपने काव्य में इस्तेमाल किया है। फिर लास्ट में हमने भाषा के बारे में जाना। इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आधुनिक काल के कवि हैं तो इनमें तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रसाद गुण इनमें प्रमुख है। और इसके साथ साथ शैली की अगर बात करें तो क्योंकि सभी प्रकार का काव्य या लेखन इन्होंने किया है, तो इनमें चित्रात्मक शैली, वर्णात्मक, विचारात्मक, आत्मकथात्मक, भावात्मक और प्रतीकात्मक शैली का खुलकर इन्होंने प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाए हो। और धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताएं, जब हम इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये सब बातें हमें उनमें देखने को मिल रही हैं। तो हम जब इनकी कविताएं करेंगे तो ये विचार आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि क्या वाकई ये उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, और आप ये देखेंगे कि वास्तविक रूप से उन्हीं कविताओं में से निकले हुए पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।